अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ और कुछ बारिशों के साथ हम आपको कहते हैं खुशामदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गजल अशरफ अमान। और जिस तरह से हसनैन ने बात की बारिशों के हवाले से, तो यकीनी तौर पर आप सब लोग भी इस वक्त एंजॉय तो कर रहे होंगे, लेकिन जहां पर ये रहमत है वहां पर कुछ एरियाज के लिए सहमत भी बन चुकी है। कल की बात करें तो कल स्पिलवेज भी खोल दिए गए थे रावल डैम के, लेकिन आज भी सूरत हाल अगर हम देखें तो मौसम बहुत हसीन है आज सुबह आते हुए, लेकिन ये है कि आगे चलकर हसीन ही रहे। बारिश बंद होगी तो हब्स हो जाएगी। हाँ, ये है कि जब बारिश बंद हो जाती है तो एकदम से हब्स भी हो जाती है उसकी कैफियत। और फिर लाइट जाने का भी इश्यूज कल से मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पीक पर है, बहुत घंटों से लाइट भी जा रही है कई कई एरियाज़ में। खैर, आगे चलकर इस पर सेगमेंट में बात करेंगे, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगे, वो भी बताएंगे। सबसे पहले कल जो हमने एक मामला डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई भी है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले जोड़े से मुतालिक उन्होंने ये दावा किया है कि ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि खातून जो थी वो शादीशुदा और 5 बच्चों की माँ थी। ताहम ये कत्ल और बर्बरियत है और मेरी सारी हमदर्दियाँ कत्ल होने वाले अफराद के साथ हैं और हम मजलूम के साथ भी खड़े हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मज़कूरा वाक़े से मुतालिक जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है वो पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद आईजी बलूचिस्तान को फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेने का भी कहा और कबायली सरदार को गिरफ्तार भी किया गया। और सरफराज भुट्टी ने ये कहा कि हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात भी करवा रही है और दोहरे कत्ल में कबायली सरदार समेत 11 अफराद को इस वक्त तक गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खैर, जो भी था, जिस तरह भी था, वो शादीशुदा जोड़ा था नहीं था, कत्ल तो हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे उसका कत्ल हुआ और स्पेशली यहाँ पे सीएम बलूचिस्तान को अब इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि सीएम बलूचिस्तान के सामने आते हैं। अदरवाइज़ वो इस तरह से खबरों की जीनत नहीं बनते। इस वाक़े को जब नेशनल लेवल पे उठाया गया तो सीएम की जानिब से भी इस कत्ल की मजम्मत की गई, फिर उसके बाद आईजी को अहकामात जारी किए गए। जिस तरह गज़ल ने कहा कि इसके ऊपर अब हमें उन मुल्जिमान को जो एक्चुअल कत्ल करने वाले हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना है, उनको कटहरे तक पहुंचाना है। जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद शायद जो जस्टिस है वो प्रिवेल करता हुआ हमें नजर आएगा। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश, जहाँ पे कोई अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान में हमारे पास खबर अच्छी नहीं थी, इसी तरह से बांग्लादेश से अच्छी खबर नहीं आ रही। बांग्लादेश एयरफोर्स का तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह हुआ, 20 जांबाज अफराद और 170 के करीब जख्मी हुए। बांग्लादेश फ़िज़ाइया का ये तरबियती लड़ाका तैयारा था जो कि मेलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ। ये अंदोनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब तलबा अपनी इम्तहानी पर्चा दे रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद फ़िज़ा में धुएं के बादल छा गए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोज़ में देखा गया कि लोग चीखों पुकार कर रहे हैं और बच्चे खौफज़दा हैं, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे थे और एक दूसरे से वो लिपटे खड़े नज़र आए और कुछ वालिदैन बेबसी से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और मुतासरा अगर इमारत की बात की जाए तो उसकी दीवारें शोलों की लपेट में आ गई और तैयारे के परखच्चे वहाँ पे उड़ते हुए लोगों ने देखे। और तर्जुमान जो बांग्लादेश फ़ौज के हैं उनके मुताबिक उन्होंने तस्दीक की कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा बांग्लादेश फ़िज़ाइया का था। ताहम हादसे की मुकम्मल तफसीलात अभी जारी नहीं की गई और ना ही फ़ौज की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया। और इस दिलखराश वाक़े ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। तालीमी इदारे, वालिदैन और तालिब इल्म सब गम की हालत में। एग्जैक्टली एक वाक़या हुआ था जो हमें याद दिलाता है APS सानेहा, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी। बच्चे स्कूल में पढ़े थे, दहशतगर्दी का हमला जिस तरह से हुआ था। और जब भी बच्चों के स्कूल पर इस तरह के हमले होते हैं ना, तो वो एक कैफियत ज़रूर सामने आ जाती है। खैर, अब इसके ऊपर जिस तरह से आपने कहा कि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं, कितने बच्चे थे, कितने लोग शहीद हुए हैं, जैसे जैसे जो कुछ होगा वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाकी इस पर बात करना कबल इस वक्त होगा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के हवाले से एक मशहूर टेक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर पर कंपनी के राज चोरी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि उन्होंने कंपनी के कुछ खुफिया राज थे जो कि चोरी कर लिया। रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक जॉन प्रोसर नामी कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है, जिस पर उन पर 26 iOS के खुफिया डेवलपमेंट विजन तक गैर मजाज रसाई हासिल करने की मनसूबाबंदी का ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और कंपनी ये भी दावा करी है कि
जॉन ने ये काम एक तीसरे फरीक के जरिए किया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक एप्पल ने कहा है कि जॉन ने माइकल रामाजोती नामी फ़र्द की खिदमात हासिल की हैं, मतलब उनकी भी कुछ खिदमात थी जो उन्होंने खुफिया की चोरी की मालूमात उसमें, ताकि वो एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इथन लैपनिक के ज़रिए इस्तेमाल एक डेवलपमेंट आईफोन के उस तक रसाई हासिल कर सकें। और रामाजोती ने मुबैना तौर पर लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए यह मालूम किया कि कब इथन घर से बाहर होता है, कब उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद उन्होंने आईफोन तक रसाई हासिल की और एक लाइव वीडियो कॉल के जरिए प्रोसेसर को दिखाया गया, जिसे प्रोसेसर ने रिकॉर्ड भी कर लिया। और एप्पल का ये कहना है कि इस लीक से कंपनी को $5000 से ज़ायद का माली नुकसान हुआ है और वो अदालत से जुर्माने, तादीबी कार्रवाई और खुफिया मालूमात वापस या तल्फ करवाने की दरख्वास्त भी करी है कि ये उनकी खुफिया जो जितनी भी दस्तावेजात थे उनको वापस मिल जाएं। बिल्कुल ऐसे, और ये अब टेक की जंग है जो कि आपको शायद आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आएगी। टेक्नोलॉजी जिस तरह आगे बढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह आगे बढ़ी है, इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के केसेस आपको आगे नजर आएंगे कि किसी की टेक्नोलॉजी किसी जगह से चोरी हुई, एक कंपनी से चोरी हुई, वो दूसरी कंपनी ने अप्लाई कर दिया। तो अब इन कंपनीज को भी सोचना होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है इनको अपनी सिक्रेसी को बरकरार रखना और अपना जो नया आने वाला प्रोजेक्ट है उसको अपने तक ही बरकरार रखें। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान ने अपनी पहली जदीद और माहौल दोस्त ट्रैकलेस मेट्रो मुतारिफ करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जो ना सिर्फ शमसी तवानाई से चलेगी बल्कि इसमें बगैर टिकट सफ़र भी मुमकिन हो सकेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुपर खुदमुख्तार रियल रैपिड ट्रांजिट, अगर उसकी बात की जाए, एसआरटी सिस्टम की पहली नुमाइशी गाड़ी पहुंचा दी गई है। ये जदीद निज़ाम सबवे की तर्ज पर काम करेगा, ताहम ये ज़मीन के ऊपर आम सड़कों पर चलेगा। एसआरटी सिस्टम वर्चुअल ट्रैक टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा, जो फिजिकल रेलों के बजाय सेंसर्स, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल करेगा, जिससे इसकी तनसीब और ऑपरेशन के अखराजात में नुमायां कमी आएगी। बैटरी से चलने वाली ये खुद मुख्तार इलेक्ट्रिक गाड़ी आजमाइशी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक पायलट प्रोजेक्ट में चलाई गई। मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम ने शिरकत की, जो इस टेक्नोलॉजी के तहत दोनों ममालिक के ताउन का मजहर है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने ये कहा ना कि सिर्फ शमसी तवानाई से चलेगी, बल्कि इसमें बगैर टिकट के भी सफ़र किया जा सकता है, तो ये तो बहुत ही फैसिनेट करने वाली बात है सब लोगों को। और सब लोग इसमें जिस टाइम सफ़र करेंगे तो उसकी सहूलियात भी ज़ाहिर है। मुझे तो देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कितनी खूबसूरत है ये ट्रेन, और बगैर फिर जब टिकट की सफ़र हो जाए तो फिर तो सब लोग जाते हैं, फिर तो लाइन्स लग जाएंगी। खैर, अब जो मज़ीद इसमें जिस तरह से जब इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा, जब पब्लिक के लिए ये कमर्शियल हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह की सहूलियात है। आगे बढ़ें, और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन और ऑनलाइन शिकायत के इंदराज के लिए वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और ख़वातीन के लिए ऑनलाइन ख़वातीन पुलिस स्टेशन भी कायम किया गया, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस मकसद के लिए एक मखसूस हेल्पलाइन नंबर 1815 भी मुख्तस किया गया है। और जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं, 1815 हेल्पलाइन पर कॉल लेने वाले कॉल रिस्पॉन्ड और तफ्तीशी अफसरान भी ख़वातीन पुलिस एहलकार ही होंगी। और दौरे के दौरान जो जितने भी वज़ीर हैं उन्होंने ख़वातीन और कमज़ोर ग्रुपों की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत भी की है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हंगामी शिकायत मोबाइल ऐप वन इन्फो के ज़रिए दर्ज की जा सकती हैं। और मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप और ऑनलाइन ख़वातीन पुलिस स्टेशन जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हुकूमत के आज़म की अक्कासी भी करती है। ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए अब ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है। और देखिए, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल रही है इसमें कि आपका जो रिस्पॉन्डर होगा, जिसको आप कॉल कर रही हैं, वो भी खातून होगी, फिर जो तफ्तीश करने वाली होगी वो भी खातून होगी। सो आपने फील फ्री होना है, आपको कोई भी मसला हो तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं और अपने मसले को हल करवा सकती हैं। और जब खातून का मसला सुनेगी तो वो मसला आई थिंक जल्दी से हल होगा। ख़वातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ज़बरदस्त स्टोरी। चाइना से वापस हम चाइना चलते हैं। जिस तरह से हालिया दिनों में चीन ने एआई के मैदान में मसनूई ज़हानत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे शोबों में तरक्की हासिल की है, इस तरह अब चाइना ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस कदम को पूरी दुनिया सराह रही है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम की तामीर शुरू कर दी है, जो तिब्बत के इलाके याओलोंग ज़ेंगबो दरिया पर बनाया जाएगा। इस मंसूबे पर कम से कम 170 अरब डॉलर लागत आने का तखमीना लगाया गया है और ये दरियाई यांगसी पर वाक़े
थ्री गोज डैम्स के बाद से चीन का सबसे बड़ा मंसूबा है और चीनी मार्केट्स में इसकी आमद को मईशत के लिए बहुत ही बड़ा साजगार समझा जा रहा है और ये मंसूबा 5 हाइड्रो स्टेशंस पर मुश्तमिल होगा। इसकी सलाहियत सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने की होगी, जो बरतानिया की गुज़श्ता साल की बिजली की खपत के बराबर है। डैम के अगर इसकी बात कीजिए तो यॉर्लिंग ज़ेंगबो के ज़ेरी इलाके या ज़ेरी हिस्से में वाक़ है, जहां दरिया 50 किलोमीटर के फासले में 2000 मीटर की बुलंदी से गिरता है, जो इसे ज़बरदस्त पन बिजली की सलाहियत फराहम करेगा। और इस डैम की तामीर का काम इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश के सरहद के करीब हो रहा है और इसीलिए इंडिया को इस मुतालिक शदीद तशवीक लाहक है। इंडिया को तो तशवीश होगी, अब हर तरह से तशवीश होगी, क्योंकि इससे पहले भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी तशवीश होती है इंडिया को। लेकिन ये तशवीश ही रहेगी आपकी, क्योंकि ये काम तो रुकने वाला नहीं है और इसके साथ साथ कितना बेनिफिशियल होगा हमारे इकनॉमिक सूरत हाल के लिए, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको समझ आई होंगी, लगी होंगी, नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, जिस तरह हमारे भी होता है, क्योंकि हमारा बताने का मकसद, आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बारिश की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि अब हम कुछ बात कर लेते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कल भी बारिश हुई है, अभी तक बारिश का सिलसिला जारी है और फिर तेज़ हवाएं भी साथ चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हुई है। और सैरपुर विलेज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पर नाले में तुगयानी की वजह से गाड़ियां बह गई हैं और महकमा मौसमियात ने ये भी खबरदार किया है कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई है, संगीन हुई है सैरपुर विलेज में, बिल्कुल उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जायदा राव हमारे साथ मौजूद है। जायदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल भी हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट मौजूद थे, उन्होंने बालाई इलाकों की तो बात की थी। अचानक से सैदपुर विलेज में इस तरह की बारिश हमें देखने को मिली और बड़ी तबाहकुन बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हुसैन, कल बारिश की पेशगोई तो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी 30 जुलाई से 25 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो सैदपुर में वो इसको हम क्लाउड ब्रस्ट कहेंगे, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और सिर्फ इस्लामाबाद के एक ही हिस्से में हुआ। इस्लामाबाद के बाकी हिस्सों में, बाकी सेक्टर्स में भी बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी तबाहकुन नहीं थी, वो इतना शदीद रेला था। क्लाउड ब्रस्ट जो है कि गाड़ी बहा कर ले गया, लोगों के घर बहा कर ले गया और वहां पर जो है तामीराती काम जारी, जिसकी वजह से ज्यादा इशू बना। और दरख्त तो अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन छोटी मोटी चीजें थी वो तो पानी की नजर 1 मिनट में होगी। लोग जो है परेशान हो गए, घरों का सामान खुद इधर से उधर करते रहे। हमें कोई इंतजामिया भी खास वहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो हमारी इंतजामिया गायब हो जाती है। तो बाकी सेक्टर्स में बारिश थी लेकिन इतनी तेज नहीं थी, तो वहां पर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से रात को अलर्ट जारी किए गए थे कि वहां पर क्लाउड ब्रस्ट था, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि चिकवाल वाली साइड पर हुआ था। तो कल जो है सैदपुर विलेज वाली साइड पर हुआ और आज भी जो है वक्फे वक्फे से रात की जो है गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अगर सैदपुर में बारिश की रिकॉर्ड की सूरत बात की 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है, गोल्डा में 15, शमशाबाद में 18 और कचहरी में 54 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। और जो है पिटारिया वाली साइड पर जो है 5 फुट पानी जो है वहां पर जो चला गया है। नाला लई की अभी मुसलसल जो है निगरानी की जा रही है, वहां पर बेहतर अभी सूरत हाल है कि नाला लई अभी तक भरा नहीं है, लेकिन रावलपिंडी में एक नाला लई है जिसमें हमेशा जो है पानी जमा हो जाता है। तो अभी जिसकी सूरत हाल कंट्रोल है, इसकी सूरत हाल इसलिए कंट्रोल है कि 2 दिन बारिश नहीं थी, हमने रावल डैम के भी स्पेल खुलते हुए देखे और नाला लई की भी सूरत हाल बेहतर करते हुए देखा। इंतजामिया के MD वासा की जो है मशीनरी तमाम जो है वहां पर मौके पर मौजूद है, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत चला गया और उम्मीद की जा रही है कि 22 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चला जाएगा। जिस तसलसल से बारिश हो रही है मूसलाधार वक्फे वक्फे से जारी है और ये रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। जब रिमझिम होती है तो फिसलन का खदशा ज्यादा होता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि गैर जरूरी सफर से एहतियात करें, लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लास्ट टाइम भी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तो आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती नजर आ रही है। गहरे बादलों का राज है और अंधेरा। अच्छा जाहिदा, ये बताएं कि क्या कोई जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं, क्योंकि जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाती है। बाकी नुकसान से रिलेटेड तो आपने इत्तला दी है, जानी नुकसान से रिलेटेड भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, ज़्यादा जानी नुकसान कल नहीं हुआ क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जो था वो बिल्कुल एक नाले वाली साइड पर था और जब ज़ाहिर बारिश है तो लोग उतने बाहर नहीं थे। गाड़ियां खड़ी थी, ज़ाहिर है गाड़ी हर किसी के घर में नहीं खड़ी होती, बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी बहा कर ले गए। जो सामान था, कुछ छोटे मोटे वो जो दुकानें थी वो वहां पर ढाबे टाइप बने हुए थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए क्योंकि उनमें लोग मौजूद थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान जो है सैदपुर में कल नहीं, लेकिन माली नुकसान काफी हो गए। माली नुकसान काफ़ी हुआ। अच्छा जायदा, जब इंतज़ामिया का वर्जन देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ और अवाम के लिए वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, क्लाउड बर्स्ट नहीं है, बस एक तूग़यानी आई है। लेकिन ये बताइएगा कि अब ये तवातर से हो रहा है, रावलपिंडी में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है और पोश इलाकों में भी हो रहा है, इस हवाले से कोई इंतज़ामिया एक्टिव हुई है कि कुछ हमारे जो ये सीवरेज लाइनें बंद हैं, ये जो सिस्टम हमने बिल्कुल नालों के ऊपर सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, उस हवाले से भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। जब पानी खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में पानी खड़ा है कि वहां का जो है निकासी का निजाम इतना खराब है कि आपकी गाड़ियां डूब जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि जगह जगह पर बिल्डिंग तो आप बनाई जा रहे हैं, दरख्त काटी जा रहे हैं और वहां पर जो है कि मुतबादल इंतजाम नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से क्लाउड बर्स्ट हो या नॉर्मल बारिश हो तो वहां पर पानी तो खड़ा होता हमें नजर आता है, इसलिए वो थोड़ी बारिश भी हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। कल हमने एक्टन का चौक देखा, जो एक बड़ा एक्टन को पोश एरिया कहा जाता है, वहां पर गाड़ियां डूबी हुई थी और लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों की गाड़ियां बंद होगी और वो 1 घंटे की मेरा ख्याल से बारिश, 1-1.5 घंटे की बारिश ने जो इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इतनी सारी बारिशें कैसे कंट्रोल करेगी? बार बार कहा तो जा रहा है कि एमडी वासा की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, सीडीए का अमला पहुंच गया है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है निकाल रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा बड़ी मामला था और रेस्क्यू वाले वहां तक नहीं पहुंचे, हम खुद वहां पर गए तो लोग वहां पर खुद अपने घरों का सामान निकाल रहे थे। तो ये सूरत हाल इंतजामिया की, इंतजामिया कुछ करती हुई दिखाई दे रही, सिर्फ अलर्ट जारी कर देती है कि आपने खुद एहतियात करनी। सही, अब अलर्ट तो जारी कर दिए गए हैं। आगे कल भी हम वेदर एक्सपर्ट से जब बात कर रहे थे तब भी यही हमें कहा गया कि 31 तक इस तरह से बारिशों का सिलसिला रहेगा। थैंक यू सो मच जाहिदा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है और आज भी कल भी इस तरह से ये बारिश का सिलसिला जारी रहता रहेगा। आगे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी संगीन है। ज़िला द्यामर की बात करें तो मूसलाधार बारिशों के बाइस शाराय थक में बाबूसर में सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई, 3 सयाह जाँ बहक हुए, 15 से जायद लापता हो गए। और इसके साथ साथ शादा इस्लामाबाद मेडिकल एंड टीचिंग अस्पताल लोधरा के मालकान साद इस्लाम और फहद इस्लाम समेत उनके 22 रुकनी फैमिली को चलास में अलमनाक हादसा पेश आया है और अब तक 3 अमवात की तस्दीक हो सकी है। बाकी कितनी अमवात हुई हैं इस हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं है, जिनमें फहद इस्लाम उनका इकलौता बेटा है और एक खातून भी है। मजीद तफसीलात अब इसी पर बात करेंगे और जानेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ फरीद चौधरी साहब मौजूद हैं, बालाकोट से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फरीद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि बाबूसर का इस वक्त कनेक्शन पूरे मुल्क से ख़त्म हो चुका है, सो किस एरिया से रोड बंद है और कितना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान भी हुआ, और जिस तरह एक फैमिली का जिक्र भी किया गज़ल ने, सो इस फैमिली के हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी, गुज़श्ता रोज जो बारिश का चौथा स्पेल था उसकी वजह से शाराय कागान पर जलखट के मुकाम पर एक वो नाला है, उस नाले में बड़ी सैलाबी रेला आया था। वो रेले आने की वजह से कुछ गाड़ियां फंस गई थी, जिनमें से एक गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा था। उसमें से जो सयाह थे उनको मुकामी लोगों ने और केडीए के जो काम थे उन्होंने निकाला था। इसके बाद रात को ऑपरेशन शुरू किया गया था रेस्क्यू का, और उसके बाद जो है गाड़ियां निकालने का ऑपरेशन था। रात को अंधेरा था। अभी सुबह जाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से मशीनरी वहां पर लगाई गई है, जो वहां पर सैलाबी रेले की वजह से सैलाबी रेले को हटाने की कोशिश कर रही है। जलखट से लेकर बाबूसर टाप तक इसी नाले की वजह से सड़क बंद है। जो सैलाबी तबाही आई थी उससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर जो उसका फासला है जलखट से बाबूसर टाप तक, ये सड़क जो है वो बंद है। और बाबूसर टाप से आगे थोर नाला और थक नाला जो है वहां पर बड़ी मुकदार में सैलाबी रेला है, जिसकी वजह से कोई 4 गाड़ियां लापता हो गई थी। इसके अलावा एक गाड़ी जो है फंसी हुई है और उसमें जो 17 सयाह थे उसमें से 2 अफराद निकले थे, जबकि 15 सयाह जो अभी तक लापता है। वहां पर 3 डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4-5 अफराद जो जख्मी थे वो चलास अस्पताल में मुंतकिल किए जा चुके हैं। इस वक्त आर्मी के जो एविएशन अथॉरिटी है उसने जलखट में ऑपरेशन किया है वहां पर स्याहों को बचाने के लिए, लेकिन वो पानी की बोतलें और बिस्किट लेकर वहां आए हैं, स्याहों को दिए हैं, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बारिशों का जो स्पेल है चौथा, ये मुल्क भर में तो चौथी दफा जारी है, लेकिन नारान और अगर बाबूसर टाप की बात की जाए तो ये यहाँ पर दूसरा स्पेल है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो स्पेल है ये आइंदा 2 दिन जारी रहने का इम्कान है।
अच्छा फरीद साहब, ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत सारे सयाह ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं, लाशें भी किसी हद तक निकाल ली गई हैं जिनकी सामने आई, लेकिन क्या पहले से अलर्ट जारी नहीं किया गया था, क्योंकि बारिशों का सिलसिला तो पिछले कई रोज से जारी है? जी, बारिशों का अलर्ट जैसे ही जारी होता है एनडीएमए की जानब से, फिर पीडीएमए एक सफ़े का अलर्ट जारी कर देता है, लेकिन इंतजामी तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा गिलगित बल्तिस्तान का। वहां पर कभी भी मैंने, हर साल जब ये आते हैं तो अलर्ट जारी होते हैं, लेकिन कभी भी वहां पर मैंने अलर्ट होके उसके बाद इंतजामियों को फाल नहीं देखा। अभी मैं गुज़श्ता कल सुबह ही वहां से वापस आया हूँ बाबूसर टॉप से, तो मैंने खुद देखा वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे सिवाय सिक्योरिटी और पुलिस के। वहां पर कोई महकमा भी फाल नहीं है। ठीक हो गया, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे ये बताइएगा कि जो सयाह हजरात हैं इस वक्त वो बालाकोट से वाया बालाकोट, शोगरान और नारान तक जा सकते हैं, या फिर एहतियातन ये रोड भी बंद कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से? आवाज कट रही है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो सयाह इस वक्त वाया बालाकोट, शोगरान या फिर नारान कागान जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है या फिर इंतजामिया ने ये रास्ता भी बंद कर दिया बाबूसर को सामने रखते हुए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बालाकोट से नारान तक, नारान नहीं बल्कि जलखट तक इस वक्त भी रास्ता खुला है, और सयाह जो है काफी तादाद में, हजारों की तादाद में नारान में मौजूद है, बटाकुंडी में मौजूद है, बूढ़ावई में और जलखट में भी कुछ सयाह मौजूद हैं, जबकि शोगरान में और शरार में काफी तादाद में सयाह मौजूद है। अलबत्ता शराय कागान पर कुछ मुकामात पर तोदे आए थे जिन्हें हटाने के लिए एनएचए की मशीनरी लगी हुई है। एक और बात बताता चलूं कि जलखट से लेकर बेसल और फिर लुलूसर से लेकर बाबूसर टॉप तक जो शराय कागान है इसकी हालत बिल्कुल खराब है, और वहां पर गाड़ियां नहीं चल सकती, पत्थर पड़े हुए हैं, गड़े पड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मैंने वहां पर कोई मशीनरी नहीं देखी और वो कोई काम करते नहीं देखा। ये पॉलिसी जो बनाते हैं हर साल, ये गर्मियों में आके यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा देते हैं थोड़ी सी लुक, और इसके बाद जो है जब सर्दियां आती हैं, स्लाइडिंग होती है या बर्फबारी होती है, तो उस बर्फबारी पे सारा कुछ डालकर ये बिल बना लेते हैं, लेकिन एनएचए का जो कारकर्दगी है मुझे वो अच्छी नजर नहीं आई। अच्छा फरीद साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, आप वहाँ से होकर आए हैं, सारी सूरत हाल आपने देखी है, सयाह वहाँ पर फंसे हुए हैं, लाशें भी और जख्मियों को भी कुछ पता नहीं है, और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त कोई इंतजामिया नहीं है और बारिशों का सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक इसी तरह से जारी रहेगा और कोई मशीनरी वहाँ पर मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, बालाकोट से लेकर नारान तक तो जगह जगह 2 किलोमीटर के बाद इनकी मशीनरी मौजूद है, लेकिन जलखट से आगे और बाबूसर टॉप तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मैंने मशीनरी नहीं देखी और न ही काम देखा है। लेकिन जो सयाह जा रहे हैं या आ रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी, पुलिस, रजाकार और रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो जगह जगह मौजूद हैं, और सयाह अब भी आ सकते हैं, लेकिन मौसम देखकर और अलर्ट को देखकर 2 दिन अगर सफर से गुरेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे बालाकोट से, जो कि सूरत हाल बता रहे थे कागान नारान की, शोगरान की और बाबूसर टॉप की। अगर आप बालाकोट से शोगरान या फिर कागान नारान जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जलखंड से आगे रास्ता बंद है। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि ये जो कागान नारान से आप अगर गिलगित बल्तिस्तान या हुंजा या स्कर्दू जाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता आपको बंद मिलेगा, आपको चल्लास वाली साइड से वहां पे जाना पड़ेगा। आप जाएं ही ना, 2 से 3 दिन रुक जाएं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने हुंजा या फिर गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी हैं, हाँ। उन्होंने तो जाना ही जाना है, तो वो फिर चल्लास वाली साइड से चले जाएं। थोड़ा सा रास्ता लंबा है, लेकिन आपको उस रास्ते से शायद आप अपने घरों को पहुंच सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवतीन वज़ात। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। केपी असम्बली में सेनेट की 11 नशस्तों के लिए इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 6 नशस्तें हासिल कर ली। मुराद सईद भी सेनेटर बन गए। और केपी की बात कीजिए तो वहाँ पे सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी ने पार्टी में इत्तेहाद की अलामत तो पेश की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की फहरिस्त में रद्दोबदल और क़यादत की जानिब से फहरिस्त छुपाने के इल्ज़ामात भी सरगर्म हैं। इस पर मजीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पीटीआई की जीत है या नहीं। एग्जैक्टली और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त एंकर पर्सन सीनियर एनालिस्ट असदुल्ला खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मज़ामत की बात होती थी और मुफाहमत कर ली गई। खैबर में जो डिले था मामला काफ़ी अर्से से, पीटीआई की सेनेट नशिस्तों के हवाले से पार्टी को कामयाबी हासिल हो गई है। क्या हम समझें कि ये इत्तेहाद की अलामत ही है? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला बन गया पिछले चंद दिन के अंदर अंदर। ये एक तरफ तो हमने देखा कि वो लोग जिनके नाम इब्तदाई लिस्ट में डाले गए थे, यानी हमारे सामने अब पार्टी की जानिब से जारी किया गया वो सर्कुलर भी है या वो एक नोटिफिकेशन भी है
जिसमें इमरान खान साहब के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी, बल्कि उसको में एड्रेस किया गया था पार्टी चेयरमैन को, और चेयरमैन से कहा गया था कि इन लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनको पार्टी टिकट, इनको सेनेट का टिकट दिया जाए। अच्छा, अब ये जो लेटर हमारे सामने आया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी किया गया, और उसमें जिन लोगों के नाम है उसमें मिर्जा आफरीदी का नाम नहीं है, उसमें बल्कि खुरम ज़िशान का नाम है, उसमें इरफान सलीम का नाम है, अजहर मिशवानी का नाम है, और उसमें नूरुल हक काजी साहब को और आदम समाती का टेक्नोक्रेट के लिए नाम है। अब ये रिकमेंडेशन पार्टी की तरफ से दी गई, लेकिन फिर बैरिस्टर सैफ साहब जाते हैं इमरान खान साहब के पास, वो कुछ और ब्रीफ करते हैं और कुछ और अप्रूवल लेकर आ जाते हैं, और अप्रूवल आने के बाद फिर हम जब देखते हैं कि जो ऐसे 5 अफराद थे जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए हुए थे, उन्हें कहा जाता है कि आप कागजात वापस लें, और वो इनकार कर देते हैं, फिर उनको मनाया जाता है, फिर उन पर दबाव डाला जाता है, उनमें से 4 लोग बैकआउट करते हैं और एक नहीं करते। तो इतनी तमाम चीजों के होते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्टी के अंदर बहुत इत्तेहाद है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर ने जो फॉर्मूला बनाया उसी के मुताबिक नतीजा निकला, लेकिन ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की फिर जाती तौर पर उनकी ये कोई बहुत काबिश दिखाई नहीं देती। फिर ऐसा लगता है कि एक फॉर्मूला बनाया गया, उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें जेयूआई भी थी, उसमें पीटीआई भी थी, और शायद ये फॉर्मूला बनाने वाले भी होंगे। तो जब ये एक बड़े पैमाने पर एक चीज तय पा गई, तो उसमें फिर कोई तब्दीली का होना ये मुश्किल दिखाई देता था। यानी फिर ये नहीं था कि ये प्लान जिस पर सभी का इत्तेफाक है उसके अलावा कुछ नतीजा निकल आए। तो ये सवाल के पार्टी का इत्तेफाक है, मुझे लगता है कि पार्टी से ज्यादा तो अब पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया, जेयूआई का भी, उनका इत्तेफाक ज्यादा नजर आता है। पार्टी तो मुझे तकसीम दिखाई देती है। पार्टी में आप किसी को उठाकर पूछ लें, आप उनसे कहें कि क्या ये सही हुआ है कि जिन लोगों के नाम गए थे उनकी बजाय कुछ और लोगों को टिकट मिल गए। यानी मिर्जा अफरीदी साहब पार्टी छोड़ गए थे, 9 मई की उन्होंने मजम्मत की थी, इमरान खान साहब के नुक्ता नजर से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रख रहे थे, फिर वापस आए, फिर उनको टिकट मिल गया। तो पार्टी के लोग तो इससे खुश नहीं है। तकसीम हमें वाजे दिखाई दे रही है, और जिन लोगों को जबरदस्ती मनाकर मनाकर उनको टिकट वापस, यानी उनके कागजात वापस भी दिलवाए गए हैं, वो लोग भी आज टेलीविजन चैनल्स पर अपीयर हुए हैं। कल रात भी हमने देखा था, दो दिन से वो यानी सेनेट के रिजल्ट्स आने के बाद भी वो टेलीविजन पर अपीयर हुए हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, असद भाई मुझे ये भी बताइएगा कि अगर केपी इलेक्शन में उम्मीदवारों की फहरिस्त की बात की जाए तो बानी पीटीआई इमरान खान से उसको छुपाए जाने का इल्जाम भी सामने आ गया। जराए के मुताबिक केपी में पार्टी की आदत पर सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में रद्दोबदल का इल्जाम भी है। सो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कोई इस तरह की फहरिस्त है जो कि खान साहब से छुपाई गई है? देखिए, मैं खुद भी अभी जिक्र कर रहा था ना कि वो एक पार्टी की तरफ से एक नाम जारी किए गए थे, और पार्टी कौन थी? खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनकी तरफ से जाहिर है पार्टी की मुशावरत के बाद वो नाम फ्लोट किए गए। अब वो नाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये बहरहाल एक सवाल है। लेकिन खान साहब को कन्विंस तो किया गया ना, किसी की तरफ से भी किया गया, बैरिस्टर साहब की तरफ से किया गया, और जाकर कहा गया कि देखिए ये मसाइल हैं। यही कहा गया होगा ना मुमकिन तौर पर कि अगर हम इन लोगों की बजाय इनको टिकट नहीं देते तो फिर पार्टी के अंदर एक तकसीम होगी, हमारे जो एमपीएस हैं वो बिके हुए हैं, हमारे एमपीएस किसी और के लिए वोट कर देंगे, अगर हमारे एमपीएस किसी और के लिए वोट करेंगे तो अगले मरहले में हमारी हुकूमत भी जा सकती है, और हमारे लिए बड़ा हमें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। गालिबन यही बातें की होंगी इमरान खान साहब को, जो कन्विंस किया गया होगा, और फिर खान साहब ने कहा होगा कि अच्छा चलो ठीक है फिर ऐसे कर लो। लेकिन अगर सही सूरत हाल नहीं खान साहब को बताई गई तो ये बदयांती की गई है। अगर खान साहब के टीवी और अखबार बंद नहीं है और खान साहब टीवी देख रहे हैं, सिचुएशन को जानते हैं, फिर भी ये लिस्ट सामने आई है जो अब सामने आई है, तो इसका मतलब यह है कि फिर खान साहब भी से भी ये सवाल होना चाहिए, या खान साहब भी इस पर कोई ऐसी बात फिर है जो हम नहीं जानते। यानी किसी को पता नहीं है कि वो फिर क्या बात है कि खान साहब को कुछ बताया गया और उन्होंने ये फैसला लिया जो पार्टी के अंदर कोई ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। आप देखिए, जब पीटीआई की मेन लीडरशिप से भी सवाल किया जा रहा है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, और वो लिस्ट क्यों सामने नहीं आई और ये लिस्ट कैसे आ गई, तो उस पर वो कहते हैं कि जी ये खान साहब की मर्जी से हुआ है, जी खान साहब की हुआ है। यानी उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास कोई नहीं है।
अखलाकी जवाब भी नहीं है, उसका कोई और मतलब आप मखसूस बस जवाब नहीं ठीक है, कह रहे हैं कि मसनूई जवाब है। जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत से रहनुमा भी बात करते हैं तो वो भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऐसे चेहरे जिनके ऊपर काफ़ी हैरानगी का इजहार भी किया जा रहा है या फिर डिबेट भी हो रही है, जो पार्लियामेंट से गायब थे, मुराद सईद की मैं बात कर रही हूँ, इससे पार्टी की पोजीशन आपको मजबूत नजर आती है? देखिए, पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने पार्टी वर्कर्स को टिकट नहीं दिया, इरफान सलीम को नहीं दिया। इनफैक्ट जाहिर है इब्तदाई तौर पर नाम आए, लेकिन फाइनली जब जिन लोगों के नाम आखिर में आए उनसे इनसे कहा गया कि आपने कागजात वापस ले लें, टिकट नहीं दिया। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, बाकी लोग, खवातीन, तो ये एतराज तो ऑलरेडी हो रहा है। अब अजहर मिशवानी का नाम आना, मुराद सईद का तो सेंटर बन जाना, तो इस पर आज मुझे कोई कह रहा था कि ये तो सीट वैकेंट रहेगी, वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे और मुराद सईद की जगह फिर कुछ अरसे के बाद ये सीट खाली करा देकर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसका जवाब तो ये है कि हमारे सामने रीसेंट पास्ट में एक एग्जांपल मौजूद है, जब बैरून मुल्क बैठे हुए या जिला वतनी इख्तियार किए हुए इसाक डार साहब को सेनेटर बनवाया गया, फिर सेनेटर बनने के बाद वो वापस नहीं आए, 2-3 साल तक बाहर मौजूद रहे, तब तक जब तक ये हालात साजगार नहीं हो गए फिर वापस नहीं आए। वापस 3 साल के बाद आए, 3-3.5 साल के बाद आने के बाद इसहाक डार साहब ने सेनेट का हलफ उठाया और उनको पिछले 3.5 साल की सारी तनख्वाहें भी मिली। तो ये एग्जाम्पल तो हमारे साथ सामने मौजूद है। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुराद सईद के बारे में यानी उनको टिकट देकर उनका एतराफ किया है कि वो हमारा एसेट है, ये एतराफ किया है कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। वो मंजरेआम पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये एक अलग बात है। वैसे भी जो सेनेटर सेनेट में मौजूद हैं वो कितना रोल प्ले कर बिल्कुल ऐसे। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है, कि सेनेट में अगर हुक्मरान इत्तेहाद की बात की जाए तो उसको 2 तिहाई अक्सरियत अब तकरीबन मिल चुकी है। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी की सेनेट 20 नशिस्तें हैं, सो पीटीआई की 22 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर है, नून लीग की 20 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। सो नून लीग का जो तीसरी पोजीशन पर आना है, क्या ये इसकी मौजूदा सियासती जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी समझी जाए? देखिए, जो ये इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, आप जानते हैं कि इनका एक्चुअल नंबर क्या है। मैं फॉर्म 45 की बात नहीं कर रहा, फॉर्म 45 पर होते तो शायद 15-20 सीटें भी ना नून लीग की होती, लेकिन ये जो हुकूमत बनाई गई है ये जोड़ तोड़ के करके बनाई गई है। आप अगर और फिर बाद में एमपीएस डाले गए, मखसूस नशिस्तें डाली गई, मखसूस नशिस्तें डाल के एक नंबर बनाया गया, और एक जमात जो सोच भी नहीं सकती कि वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना ले, वो 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाए बैठी है। तो ये तो हालात ने इस किस्म की चीज बना दी। लेकिन बहरहाल ये जो सेनेटर्स होते हैं वो मौजूदा एमपीएस और वफाक में जो आपके पास नंबर है उसकी बुनियाद पर ही आते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि 3 साल के लिए आते हैं, तो इसलिए जो पिछला टेन्योर होता है उसका नंबर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है किसी भी मौजूदा सेनेट के अंदर। तो ये मैं इसको यूं तो नहीं देखता, लेकिन बहरहाल वो जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने कहा कि हुकूमत के पास अब 2 तिहाई अक्सरियत हो गई, 64 का नंबर हो गया। पहले हुकूमती इत्तेहाद के पास 54 था मौलाना के बगैर, मौलाना को अगर मिला लें तो 59 था, और अब ये 64 हो गया। तो ये 5 जो अब जीते हैं ये मिलाकर 64 होते हैं, और एग्जैक्ट 64 ही 2 तिहाई अक्सरियत है। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कानून साजी या आईनी तरमीम जिसमें मौलाना फजल रहमान को बना लिया जाएगा, वो आईनी तरमीम आसानी से पास हो सकेगी। कोई भी ऐसी आईनी सही हो गया। अब जिस तरह से असद आपने बात की है, अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया सवाल उठ रहा है कि क्या ये विफाक में भी हो सकेगा या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, न्यूज ब्रेक, और फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर न्यूज़ ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेगमेंट्स की जिसमें हम आपको पाकिस्तान के कुछ मुनफरिद सितारों से मिलाते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में सुफियान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कम सिन मगर बासलाहियत मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने महज 30 सेकंड में 45 स्टेप अप्स मुकम्मल करके
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और नई तारीख रकम की। इस शानदार कामयाबी के बाद सुफियान महसूद 4 आलमी रिकॉर्ड्स रखने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। सुफियान की ये कामयाबियां न सिर्फ इनफरादी सतह पर काबिल फ़ख्र हैं, बल्कि पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट के हवाले से आलमी सतह पर टारगेट्स अचीव करने तब जाके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। जी सही सही। अच्छा सुफियान, ये बताएं कि अभी आप कौन सी क्लास में? प्रेप। अच्छा, अच्छा, प्रेप अभी क्लास तो आप में बहुत हैं और छोटे आप हैं। गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं 4। अब मजीद आगे क्या करने की सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? आगे तो और भी रिकॉर्ड बनाऊंगा, अपने पापा की भी रिकॉर्ड बनाऊंगा, तोड़ूंगा। अच्छा, ठीक। और और आपके और भी बहन भाई हैं? जी सही हो गया। और ये जो मार्शल आर्ट्स का आपको जितना भी शौक है, ये बचपन से है या बाबा आपको ट्रेनिंग करवा करवा के आपको मार्शल आर्ट्स की जानिब लेके आए? बचपन से है। अच्छा, सही। और कितने बहन भाई जो आपके बाकी हैं वो भी करते हैं आपके साथ प्रैक्टिस? वो भी किसी फील्ड में हैं आप वाली या नहीं? नहीं, सिर्फ आप ही हैं? अच्छा, सिर्फ आप ही। और आपके बाबा के हवाले से भी बताइए कि क्या वो जिस तरह आपको ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो खुद भी मार्शल आर्ट्स को जानते हैं? जी वो जानते हैं। अच्छा, सही। अच्छा सुफियान, ये बताएं कि अभी आप प्रेप क्लास में हैं, तो पहला आपने रिकॉर्ड अपनी कौन सी एज में तोड़ा था? 5। अच्छा, 5 5 साल साल की उम्र में में। पहला रिकॉर्ड तोड़ा, 6 साल में इनके 4 रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सुफियान, आगे बढ़ते हुए आप जब 12 साल के होंगे तो क्या आपने ये टारगेट रखा हुआ है कि 8-10 रिकॉर्ड उस वक्त आपके नाम होंगे? 8-10 नहीं, 8-10 से भी ज्यादा होंगे। ओके, 8-10 से भी ज्यादा होंगे। सही हो गया। और सुफियान, ये भी बताएं कि ट्रेनिंग किस किस टाइम करते हैं? पूरे दिन में कौन सा वक्त होता है? सुबह करते हैं, शाम में, या फिर दोपहर में? अक्सर को। ठीक हो गया। और सुफियान, आपको हम विश यू गुड लक कहते हैं एवीएन के प्लेटफॉर्म से, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो या फिर और रिकॉर्ड हैं वो अपने नाम करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ख़वातीन हज़रात, सुफियान से हमने मासूम बच्चे से मासूम गपशप कर ली। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि हमें समझ ही नहीं आता, मुझे और गज़ल को भी समझ नहीं आता, लेकिन आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि कामयाब कैरियर का इंतखाब ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। एग्जैक्टली। क्या आपको और मेरा कामयाब कैरियर है या नहीं? अच्छा, अभी कामयाब हमें लग भी रहा हो तो फिर कुछ ऐसे बाद लगता है कि हाँ, नहीं शायद है। हम यहाँ पे स्टक हो गए या Stuck हो गए, मतलब नहीं आना चाहिए था। हर शख्स को अपने कैरियर से कुछ न कुछ परेशानी होती है। ये हमारे सबसे आम फैसलों में से एक फैसला होता है कि हमने अपना कैरियर किस तरह से चूज़ करना है, और ये आपके मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब करता है। बहुत से लोग इस बात पर परेशान रहते हैं कि क्या आया जो कैरियर वो आज मुंतखब कर रहे हैं वो 10 साल बाद रेलिवेंट होगा, उनके लिए मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर ऐसी राह कैसे चुनी जाए जो ना सिर्फ आपकी सलाहियतों और जज्बे के मुताबिक हो, बल्कि आपकी तवील मुद्दती खुशी और कामयाबी का ज़ामिन भी हो। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी का इंतखाब करना नहीं, बल्कि ऐसे सिमत का तयन है जो आपको आइंदा बरसों में तस्कीन और फ़ख्र देगा। और आइए जानते हैं कि आप आज किया गया फ़ैसला जो आप करने जा रहे हैं अगले 10 साल में
आपको उसके ऊपर कोई पछतावा ना हो। तो ये कामयाब कैरियर किस तरह से हम चूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली और हमें ज्वाइन कर चुके रहमान साहब, आप करियर काउंसलर हैं और ट्रेनर भी हैं। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने बताया ना, एक अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया, क्योंकि चूजिंग अ करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ। और अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है हमारी ज़िंदगी का, तो गलत नहीं होगा। आप क्या समझते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि हम कहाँ गलती कर देते हैं, हमसे कहाँ गलती होती है? Thank you so very much for having me on the show first of all। और फर्स्टली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने चूज किया है, एंड आई एम ग्लैड कि हम अब टीवी स्क्रीन के ऊपर इतने ल्यूक्रेटिव मौजूआत पर गुफ्तगू करने लगे हैं। और जिस तरह से हसनैन ने कहा कि ऐसा करियर, देखें, करियर इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, राइट करियर इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और ऐसा करियर, क्योंकि देखें पोस्ट कोविड दुनिया जो है वो डायनामिकली चेंज हो चुकी है। हम 10 साल 15 साल आगे आ चुके हैं, दुनिया के ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। कोविड से पहले लैपटॉप पर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता था तो पेरेंट्स उसको डांटते थे कि तुमने भाई कंप्यूटर क्यों ऑन किया हुआ, तुमने लैपटॉप क्यों ऑन किया हुआ, तुम फोन पर क्यों पढ़ रहे हो। और कोविड के दौरान वही लोग जो है वो मोबाइल फोन्स लेकर दे रहे थे बच्चों को, डिजिटल गैजेट्स लेकर के दे रहे थे। सो मकसद बात करने का ये है कि दुनिया के ट्रेंड्स जो है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो डायनामिकली जो है वो शिफ्ट हुई हैं। एंड सेम हैपेंड विद द करियर्स एज वेल, जिसकी मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूं कि ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस टाइम एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो राइट डिग्री प्रोग्राम का, राइट डोमेन का, राइट फील्ड का इंतखाब करें। और उसके लिए जरूरी है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अपने सुनने वालों को कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंसेस की तरफ है तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंसेस है। ये वो डोमेन्स हैं कि जब आप 2030 की बात करें, 2035 की बात करें, 2050 की बात करें, these fields will be in the trend। लोग उसकी डिमांड कर रहे होंगे, बेसिक मेजर इनकम स्ट्रीम्स जहां से जनरेट हो रहे होंगे। सो 10 साल बाद की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि कंप्यूटर साइंसेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स पे मैं हमेशा बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता हूं, कम्युनिकेशन स्किल पे मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता हूं। अगर आप अच्छे एक डॉक्टर हैं लेकिन आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। आप किसी भी डोमेन को चूज करते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसका, जो अगर मैं इसको जामे तौर पर समराइज करूं तो नंबर 1 कि आप जो भी डिग्री करें, उसमें से कुछ डिग्रीज मैंने अभी बताई भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई डिग्री चूज करते हैं, आप उसमें एक्सीलेंस गेन करें। यू शुड बी द मास्टर ऑफ द डिग्री जो आप करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सो दैट यू कैन एटलीस्ट प्रेजेंट व्हाट यू हैव स्टडीड। तो मैं समझता हूं कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग टर्म। अब्दुल रहमान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जितने भी पॉइंट्स रेज किए वो बड़े वैलिड हैं, लेकिन क्या वो जिस तरह पैशन प्रोफेशन वाली स्टोरी हम सुना करते थे, एक शख्स का पैशन कुछ और है लेकिन अब आने वाला ज़माना कुछ और, अगर उससे ये मांग रहे, डिमांड कर रहा है कि आप उस तरफ जाएं, तो वो किस तरह से अपने आप को मोल्ड करके उस जमाने की तरफ लेके जाए या उस डिग्री की तरफ लेके जाए? बहुत जरूरी सवाल है। देखें, एक होता है ट्रेंड, एक होती है आपका इंटरेस्ट। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स चेंज हो जाएगा, एंड सो विल बी द डिमांड एज वेल। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी डिग्री के अंदर, अगर किसी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है एंड यू नो बेसिकली कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, आई एम बिल्ट फॉर इट। और उसके लिए मैं जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी जाती सोच, अपने जाती फैसले या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग जिनको शायद आप सक्सेसफुल समझते हैं, अगर आप उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिग्री की हुई है तो आप वही डिग्री प्रोग्राम अपने बच्चे पर इंपोज ना करें। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स, weakness, opportunity, threat. Have that analysis of your kid. Have a basic psychological analysis अपने बच्चे का कि उसके इंटरेस्ट
क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, और उसके बेसिस पर आप उसके मुस्तकबिल की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का भी तयन कर सकते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई डिग्री कर ली है, आप कर चुके हैं डिग्री, तो आप बेसिक डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसा कि डिजिटल डिजाइनिंग के डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिस तरह से ई कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिस तरह से और डिफरेंट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, सेल्स के कोर्सेज होते हैं। आप उनको ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को अप स्केल कर सकते हैं टू अलाइन विद द करंट ट्रेंड्स एंड डिमांड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जैसा कि हसनैन अभी आपने सवाल किया कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डिग्री का इंतखाब करना चाहते हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने बच्चों की चॉइस को सुने और उसको कंसिडर करें, और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डीप एनालिसिस करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप मुस्तकबिल में खुद को क्या देखते हैं, मूविंग फॉरवर्ड 10 years, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि मैं खुद को कहां पर देखता हूं, मैं इमेजिन योरसेल्फ, मैनिफेस्ट दिस थिंग्स। सो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये भी बताएगा अब्दुल रहमान साहब कि अगर किसी ने डिग्री कर ली, जैसे कि अभी आपने पहले कहा ना कि, और हम बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ पैशन इनफ नहीं है, मार्केट्स की जो डिमांड्स हैं उनको भी फुलफिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर कोई रिग्रेट फील कर रहा है अपनी डिग्री के बाद, तो फिर उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं, क्या कुछ आप इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो किस तरह से अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कर सकता है कि नहीं, अब जो मैंने कर लिया है मुझे इसमें मजीद आगे जाना चाहिए? देखें, रिग्रेट तो किसी एक मुसलमान होने के नाते रिग्रेट का तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम तो होपफुल लोग हैं, उम्मीद हर वक्त मौजूद है। इट्स टोटली अप टू यू। देखें, इफ देयर इज 1% चांस ऑफ सक्सेस, आई थिंक दैट इज एनफ टू हैव वॉर फॉर इट। अगर 1% भी सक्सेस चांस है, आपने कोई भी डिग्री की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्रीकल्चरल के अंदर कोई डिग्री कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर कोई डिग्री कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने क्रिमिनोलॉजी के अंदर कोई डिग्री कर ली है, देयर आर टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेटिंग आउटसाइड। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रेज करना चाहता हूँ कि मैं नौजवानों को देखता हूँ, जिस तरह कि अभी आपने ये बात की, और ये बड़ी रेलेवेंट चीज है कि लोग रिग्रेट करते हैं और कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और यही वजह होती है जिसकी वजह से वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, हम कुछ अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो बच्चे परेशान होते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड सीवी। बहुत सारे एमफिल लोगों को जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं दैट व्हाट इज एन ऑप्टिमाइज्ड सीवी। उनको इस चीज का जवाब नहीं पता होता। देखिए, सीवी तो हम सबको पता है कि क्या होती है, लेकिन एक ऑप्टिमाइज सीवी क्या होती है? आप जिस जॉब के लिए जिस फील्ड में मौजूद है उसको उसके मुताबिक टेलर करें। हर कंपनी के अंदर हर जॉब पोजीशन के लिए एक ही सीवी ना दें, बिकॉज अब जो एआई पोर्टल्स हैं, जो जॉब पोर्टल्स हैं, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंकलकेटेड है। जब आप अपनी सीवी को उसके जॉब ड्यूटीज के मुताबिक ऑल्टर नहीं करते, वो एआई पोर्टल ही आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आती। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजों को पढ़ें। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 5G टेक्नोलॉजी का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं बार बार इसलिए एम्फोसिस कर रहा हूं ताकि मैसेज जो है वो स्ट्रेंथ के साथ एंडोर्स हो सके। और वो यही चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग की बजाय, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग की बजाय, स्नैपचैट पर टाइम जाया करने से बेहतर है आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको इन चीजों के बारे में गाइड कर सकें और इन चीजों एब्सोल्युटली। और इस हवाले से आपको खुद भी सीखना चाहिए। अब्दुल रहमान, आई एम गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था। आपने उसके ऊपर एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था कि पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर साइकी चेक करनी चाहिए अपने चिल्ड्रंस की, जितने भी बच्चे हैं। अब हमारे ज़माने में फाइनेंसेस तो पेरेंट्स ने मैनेज किए, लेकिन हमने अपना कैरियर खुद चूज़ किया। अब हमारे ऊपर या फिर आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका शौक क्या है? देखिए, माइक्रो पेरेंटिंग भी जरूरी होगी और मैक्रो पेरेंटिंग भी बहुत बड़ी जरूरी होगी। आपको अपने बच्चों के डूज एंड डोंट्स बहुत शुरू में डिफाइन कर देना है। आपको उनको एक लेवरेज देना है, उनको इस चीज की आजादी देनी है कि वो अपने इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली चूज कर सके एंड बी द सपोर्ट रादर देन अगर आप उसको नेगेट करेंगे तो देखें, ये जेन जी हम और जनरेशन अल्फा इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर।
इन लोगों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, इन लोगों के अंदाज डिफरेंट हैं, इन लोगों की जो सोचने का अंदाज है वो बहुत डिफरेंट है पिछली जनरेशन से, जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड डेवलप करना है, एक फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करना है, जहां पर बच्चे खुलकर इजहार कर सकें अपनी नापसंद का और अपनी पसंद का। और हमें बहरहाल उनको सुनना पड़ेगा और हमें बहरहाल उनको स्पेस देनी पड़ेगी कि वो उस चीज को प्रेजेंट कर सकें और अपने उस ड्रीम को, अपने उस पैशन को फॉलो कर सकें। तो ये जिम्मेदारी रहेगी, ये जिम्मेदारी ठहरेगी। देखें हसनैन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये इस तरह से पॉइंट रेज किया, और मैं इसी पे खुद करूंगा कि सिर्फ आज के दौर में पैसे लगा देना वॉन्ट बी इनफ, बिकॉज आपको अपने बच्चे के साथ लाइक अ हॉक आपको उसका साथ रहना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगा और आपको उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनना पड़ेगा, सो दैट कोई एक्सटर्नल फैक्टर बीच में इन्वॉल्व ना हो सके। एक्सटर्नल फैक्टर तभी बीच में इन्वॉल्व होता है जब आप खुद कोई वैक्यूम, कोई गैप छोड़ते हैं, दैट ब्रिंग्स द एक्सटर्नल फैक्टर, और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है, मैं देखता हूं कि आज की जनरेशन जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज उनके लिए मौजूद हैं, जहां पर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है, वहीं पर मैं उनको बहुत ज्यादा डिविएटेड भी देखता हूं, जो कि एक बड़ी आयरॉनिक चीज है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है, वहां पर जो है वो पाथ से वो बच्चे डिविएट भी हो रहे हैं। लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, इवन लेट इन योर सेकेंडरी स्कूल, आई थिंक यू शुड साइन अप फॉर योर लिंक्डइन अकाउंट। वहां पर लिखें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, कौन सा डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उन चीजों को अपडेटेड रखें। और अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर्स को फॉलो करें वहां पर। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करें वहां पर। अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसको फॉलो करें वहां पर। अगर आप आर्ट्स के अंदर अपना करियर एक्सेलरेट करना चाहते हैं, लॉ में करियर एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उस डोमेन के, उस फील्ड के गुरुज को फॉलो करें। उस फील्ड में मौजूद जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें कि वो किस तरह से इस रास्ते पर चल के आए। और मैं अपनी नौजवान नस्ल को एक चीज बरमला आज आपके शो से कहना चाहता हूं, दैट देयर इज नो शॉर्टकट। आपको हर दौर एक सफर तय करके पहुंचना पड़ेगा अपनी मंजिल पर। आप जहां पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, आपको लगता है कि मैं रातों रात जो है वहां तक पहुंच जाऊं। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, मेहनत लगती है। बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, आपने ठीक कहा कि शॉर्टकट का अब ज़माना नहीं है, और जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं फिर इन फ्यूचर जाके उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी बात ये कि यकीनी तौर पर देखने वालों को, जितने भी बच्चे हैं, उनको पसंद आया होगा सेगमेंट, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब ने जिस तरह से बताया, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर रहा है, और जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें जो फ्यूचर प्रूफ डिग्रीज हैं वाले से भी आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू अनदर हेल्थ फोकस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुर्दे या पित्ते की पथरी के हवाले से। हम बहुत सुनते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है कि उनको अवेयरनेस उस तरह से नहीं होती और फौरी तौर पर वो ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या वाकई बगैर सर्जरी इसका इलाज मुमकिन है? और इसी अहम सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान साहब। यूनानी तिब के माहिर और फेमस हकीम ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये पथरी असल में बनती क्यों है, क्या इसका इलाज सिर्फ ये लेज़र ट्रीटमेंट ही है या फिर कोई हर्बल दवाइयों से भी हो सकता है मुमकिन? बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सवाल यही है जो गज़ल ने किया कि क्या गुर्दों और जो पित्ते की पथरियाँ हैं ये मुख्तलिफ होती हैं दोनों, और इनका इलाज सिर्फ एक ही है जो हमें सिखाया जा रहा है, या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो इनका इलाज करती हैं? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। आपके चैनल ने एक अवेयरनेस का बड़ा अच्छा प्रोग्राम, और खासकर जो पित्ते और गुर्दे की पथरी का एक बहुत हॉट इशू है पाकिस्तान में, और जिसके अंदर डाइट का बड़ा अमल दखल है। और इसमें ऐसा है कि जो गुर्दे की पथरियाँ हैं वो क्रिस्टल ऑक्सलेट की भी होती हैं, कैल्शियम की भी होती हैं। और हम लोग जिस तरह आजकल आपको पता है ये मुरद्दन चीज़ों का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जंक फूड का जब इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे किडनी के फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें ये ज़्यादा इशू बनता है।
और बाद का ये मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है कि कुछ लोगों में पथरी बनने का अमल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आपका लीवर फैटी होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे आपके अंदर वो न्यूट्रिशन की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी स्टोन जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। पित्ते की पथरी का मैकेनिज्म ये होता है कि ये हमारी पित्ते के अंदर रतूबत होती है, सफरा, जिसको हम बाइल कहते हैं। जब जिगर का ऊपर फैट्स बहुत आ जाए तो आपका पित्ता अपना प्रॉपर वर्क नहीं करता, और उसका मैकेनिज्म सेम ऐसे ही है जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और जैसी हरारत मिलती है, तहरीक पैदा होती है, गर्माइश मिलती है, तो वो पानी बन के दरियाओं में आना शुरू हो जाता है। और जिन पहाड़ों पे आप सर्दियों में जा नहीं सकते, रुकावट होता है, और तो वो जब मेल्ट होता है पानी, तो वही पहाड़ आप अपने घूमने के लिए, फिरने के लिए, सैर तफरी के लिए आप वहां जाना शुरू होते हैं, वहां एक सब्जा पैर उगना शुरू हो जाता है। तो हमारा सेम मैकेनिज्म ये है कि जो पित्ते की पथरी है उसमें हमें बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है कि जी बाइल डक्ट इतनी बारीक होती है, उसमें से पथरी निकल नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस चीज को एडमिट करते हैं, उसमें से तो पानी रिस के निकलता है, तो पथरी कैसे निकलेगी। हम उसी रतूबत को जो अंदर जमी होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करके, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां दे के उसको अंदर तहलील कर देते हैं, जो कि पानी बन के अंदर ही जज़ब हो जाता है। तो ये पित्ते का मैकेनिज्म है और किडनी का मैकेनिज्म हो रहा है जी। सही। तो अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों का सवाल ये भी होता है कि जब आपके पित्ते में पथरी हो तो उसको निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि आप उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन साथ ये बताइएगा कि फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं, उसके बाद भी कोई इफेक्ट होता है? ये एक सवाल है लोगों का। जी नहीं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये बड़ी सक्सेस रेशियो है। हम ये चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन से बच जाएं। अल्लाह पाक ने कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं बनाया जो बिला वजह बनाया हो, या जिसके, अब देखें ये हमारे लैब्स है, हमारी नेग्लिजेंसी है कि जिस चीज का हमारे पास इलाज नहीं है हम उस ऑर्गन को काट के फेंक दें। अल्लाह ने ये हमें, फितरत ने हमें ये निज़ाम नहीं ना दिखाया है ना सिखाया है। ये तो गैर फितरी तरीकाकार है कि अगर आपकी रिसर्च, हम कहते हैं जदीद मेडिकल साइंस के आसमान को छू रही है, तो ये कौन सा आसमान को छू रही है जहाँ पे जिस ऑर्गन में मर्ज है उसको काट के फेंक दो? नेवर। देखें अल्लाह ने हर मर्ज के लिए शिफा, जड़ी बूटी, अद्वियात बनाई हैं। हमें इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो हम देसी अद्वियात, डाइटरी प्लान, देखें हमारा जो ऑयल का सिस्टम है ना, जो हम खाना खाते हैं जिसमें हमारा ऑयल बनता है, पहले वक्तों में लोग सरसों के तेल में खाना पकाते थे, देसी घी में लोग खाना खाते थे, बिल्कुल कॉर्न ऑयल यूज करते थे, तो पथरियां नहीं बनती थी। आजकल सबसे ज्यादा पथरी बनने का जो अमल है ये सिंथेटिक ऑयल है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना उनका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन ये नाकिस ऑयल की, और फिर घरों में हमारी खवातीन इसकी इस्तेमाल भी कसरत से करती हैं। मिसाल है, बच्चों को फ्राइड चीजें भी उसी ऑयल में बनी है, सिंथेटिक ऑयल में। मैं एक ये भी शऊर उजागर करना चाहता हूँ अवामुन नास में कि बराए मेहरबानी अपने कुकिंग को इन 3 ऑयल्स में कन्वर्ट करें, जिसमें सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल करें, चाहे फ्राइंग में करें, और सरसों के तेल का, देसी घी का भी इस्तेमाल करें, और कॉर्न ऑयल। ये तीनों ऐसे ऑयल हैं जिससे आपकी पथरी बनने का अमल भी खत्म होगा, पित्ते की बॉडी में चिकनाई भी डिपॉजिट नहीं होगी, और आप आजकल जो हमारे हॉट इश्यूज हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, और ओबेसिटी, ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन है, जो हर दूसरे तीसरे शख्स में पाई जाती हैं। तो आप इन 3-4 मुज़ी अमराज से भी बच सकते हैं। ठीक। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने शुरू में डाइट का जिक्र किया था, वो कौन सी डाइट है? जिस तरह अभी आप घी का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी डाइट है जो हम खाते हैं तो हमारे पित्ते में, या फिर गुर्दे की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे पथरियाँ बनती हैं, उन सारी डाइट, उस डाइट को हम एक्सक्लूड कर दें तो ये जो पथरी बनने का सिलसिला है खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें एक मैं बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताऊं, जिन लोगों को गुर्दों में पथरियां बनती हैं उनको सबसे पहले तो पानी का इंटेक बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, उनको पालक, साग, केचप, मायोनीज और कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, ये भी पथरी बनने का बायस है। अच्छा, ये तो अपनी खुराक से चीजें निकाल दें, ठीक है जी। और एक हमारे पास कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी की, जो कि पाकिस्तान में इसको लोग नहीं जानते। ये वो दाल है जो गुर्दे के अंदर पथरी को रेजा करके निकाल देती है। आप आम पंसार की शॉप से या डिपार्टमेंटल स्टोर से इंडिया के अंदर ये रूटीन में दाल खाई जाती है, कुल्थी की दाल के नाम से मशहूर है।
कुल्थी की दाल को लेके एक मुट्ठी पानी में डुबो दें और रात को उसको रख दें। सुबह हल्का सा उसको गर्म करके तो उसका पानी आप 2 टाइम पिए। 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी दाल को आप भिगो के रख दें। दाल को फिर आप निकाल के किसी बर्तन में डाल लें। 10 दिनों बाद जब आपकी वो दाल इस काबिल इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी 1-1 मुट्ठी की, वो आपकी घर की खुराक बन सकती है, ग़िज़ा बन सकती है, तो उसको बतौर दाल बतौर खाना आप खा सकते हैं। और फिल वक्त आप डेली बेस पे आधा गिलास पानी सुबह और आधा गिलास शाम में पीना शुरू कर दें। सिर्फ ये एक दाल आपकी किडनी की जो स्टोन है, चाहे वो ऑक्सलेट के हों, चाहे वो उसके हों कैल्शियम के हों, तो वो डिजोल्व होना शुरू होते हैं होके। और दूसरे नंबर पे कैल्शियम के स्टोन के अंदर दूध दही का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, तो ये भी इसमें एक इशू है। अच्छा, पित्ते के अंदर बेहतरीन चीज जो हमारे पास है वो है जैतून का तेल और लेमन। जैतून का तेल सुबह निहार मुंह जिन लोगों को पित्ते में पथरी हो पीना शुरू कर दें, 1 चम्मच टेबल स्पून जैतून का तेल और 1 टेबल स्पून अरक लीमू, 3-4 लेमन अरक निकालेंगे ना, ये आप सुबह निहार मुंह चाहे गर्म पानी में पीना शुरू कर दें। इसके 2 मेजर फायदे होंगे। एक तो आपके पित्ते के अंदर जो पथरी है वो डिजोल्व हो जाएगी अंदर ही। दूसरे नंबर पे आपकी ओबेसिटी यानी आपका जो वेट गेन हो रहा है वो भी कम होगा। और तीसरे नंबर पे इम्यूनिटी इनहांस होगी, क्योंकि हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैतून का तेल लगाओ भी और उसको खाओ भी। तो दोनों तरह से इसकी अफादियत हमारे पास रेफरेंस हदीस में भी है और कुरान में अल्लाह पाक ने 3 की कसम खाई है, बस 3 कि जैतून के फल को मुबारक फल कहा गया है, जैतून का तेल भी मुबारक तेल है। तो अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है और इसके साइंटिफिकली रिसर्च मौजूद है। हम स्पिरिचुअली सिर्फ नहीं देख रहे, हम मेडिकली और साइंटिफिकली रिसर्च के तहत भी बात करें तो जैतून का तेल बॉडी के अंदर जितना रद्दी मादा है उसको तहलील करता है, जितना टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और जितनी आपकी बॉडी के अंदर नाकिस मादे हैं उनको जाहिर करता है और जहरीले मादों को भी बॉडी से खारिज करता है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तकरीबन चाहे वो पित्ते की पथरी हो या फिर गुर्दे की पथरी हो, तकरीबन कितना हर्बल इलाज में टाइम लग जाता है? 1 महीना, 2 महीने, कितना? देखें, गुर्दे की पथरी अगर तो 10 mm से छोटी है ना तो वो 10 से 12 दिनों में ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर वो पथरी CM में जा रही है तो उसमें कोई 1 माह का ट्रीटमेंट है और पित्ते की पथरी का 3 माह का ट्रीटमेंट है प्रॉपर। पहले महीने में साइज कम होना शुरू हो जाता है। वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हकीम अताउर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पथरी के हवाले से बात कर रहे थे। ख्वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।